सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार अच्छा होगा और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सेंटेंस आपको रट गया क्या, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये इसलिए हम बोलते हैं ताकि आपको बार बार इस बात का एहसास हो कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शिद्दत से करना शुरू करें। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है शिद्दत से तैयारी करना तो स्टार्ट करिए। और कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करने के लिए जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और 30 डेज़ के क्रैश कोर्स में इनरोल होइए और देखिए अपनी बेहतरीन जर्नी को और इन्जॉय करिए इस एंट्रेंस एग्जाम को। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेके और क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, हम आपको बताएं कि 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विल हेल्प इन। यदि हमको बिजनेस एनवायरनमेंट की एडवांस अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसका इसमें क्या मदद होती है? तो इसमें मदद होती है हमारे बिजनेस के प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाने में। ठीक है, तो यदि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की आपके पास एडवांस अंडरस्टैंडिंग है तो आप प्लान अच्छा बना पाएंगे, आप पॉलिसी अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस रिजल्ट इन। यदि हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है और इनोवेशंस हो रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीज इन टैक्स, रेंडरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हो जाएगा इसका रेंडरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट। यदि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं और नए प्रोडक्ट ट्रेंड में आ जाते हैं। जैसे आज लोग फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। पहले हमारे देश में लोग कुर्ता पैजामा, अच्छी अच्छी साड़ियाँ महिलाएं पहनती थी, सूट सलवार पहनती थी, लेकिन आज देखिए ट्रेंड कैसा आया है कि आज लोग फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वन, एंड दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड चेंज इन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट देयर इज। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए हम लोग, आगे डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस विल प्रोवाइड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम इस बात पे ध्यान दे। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिजनेस एनवायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में नहीं बताता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी है अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज़, ऑप्शन डी है रिलेटिविटी। तो आपको बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो एम्प्लॉयज़ आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज़ आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसमें एम्प्लॉय सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे ये पूछा गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है, अनसर्टेन भी होता है, रिलेटिव भी होता है, डायनेमिक भी होता है, टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस भी होता है, कंटिजेंट भी होता है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज़ की बात नहीं की जाती है। ठीक है, की जाती है लेकिन वो इंटरनल फैक्टर्स में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एडवर्टीजमेंट ऑफ सिगरेट्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एडवांस अंडरस्टैंडिंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट है, ये रिपीट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है? ऑप्शन ए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन बी है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी है द कंस्टिट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी, ऑप्शन डी है कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। तो फैमिली की बात की जाएगी तभी तो समाज की बात की जाएगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल कौन सा है, तो सोशल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है कंपोजिशन ऑफ फैमिली, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जांपल ऑफ। दिवाली को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको ये किस तरह के इन्वायरमेंट में कवर होगा? ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा, टेक्नोलॉजिकल में आएगा, सोशल में आएगा, लीगल में आएगा, किस में आएगा? तो ये आएगा आपके सोशल में, बिकॉज दिवाली एक फेस्टिवल है और फेस्टिवल को सोसाइटी सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सोशल इन्वायरमेंट। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्रीज इन द
प्राइस ऑफ स्वीट्स ड्यू टू सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यदि स्वीट्स की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है दिवाली के आने की वजह से, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी सोशल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट विल। यदि कंपटीशन में मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि हमारे देश की गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो टैक्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा? तो टैक्स के बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी, दैट इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कंसर्न विद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किससे कंसर्न है? तो आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी और आपसे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर ऐसे कोई भी फैक्टर्स की बात की जाए तो वो सारे के सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कवर होते हैं। तो जीडीपी इज कंसर्न विद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी है आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी है कोपिंग विथ रैपिड चेंज एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस बताता है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट में यदि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन भी कर पाते हैं हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस के थ्रेट्स का, और रैपिड चेंजेस के साथ कोप भी कर पाते हैं। कोप करने का मतलब ये है कि उनके साथ कदम से कदम मिला के चल पाते हैं, यानी रैपिड चेंजेस को एडप्ट कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस हैं, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अगला क्वेश्चन नंबर 36, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज द। अगर हम केवल कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस को सब्सिडी दे रहे हैं तो ये क्या होगा? तो ये कवर होगा अंडर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष बिजनेस की बात की जा रही है। अगर हम सारे बिजनेसेस को सब्सिडी देते तो उस केस में वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता। अगर हम पूरे इंडिया के बिजनेसेस को सब्सिडी देना शुरू कर देते तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता, लेकिन यहाँ पे केवल विशेष बिजनेस की बात की गई है, दैट्स वाई इट विल बी कवर्ड अंडर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि पब्लिक सेक्टर के रोल में रिडक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर की वजह से हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है अनसर्टेनिटी, बी रिलेटिविटी, सी एम्प्लॉयज़ एंड डी इलीगल अफेयर्स। इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। इसमें आपको सी और डी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है सी, एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड। बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? ऑप्शन ए है विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताए हैं, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी है विजन, मिशन एंड अदर इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइए कि इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से इन्वायरमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? विजन, मिशन, विजन मिशन दोनों, विजन मिशन और अदर इंटरनल मैकेनिज्म। जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी। विजन भी आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में, मिशन भी आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में, और मैकेनिज्म भी आता है इंटरनल इन्वायरमेंट में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ अदर इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, दैट इज विजन, मिशन एंड अदर इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे डिस्कस करते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑप्शन ये है, इज टेक्नोलॉजी दैट सिक्स टू रिप्लेस एनर्जी इंटेंसिव एंड
polluting technology. Option B है is technology that is best suited to local internal and external environment in which a business operates. Option C है will occur when high tech solutions replace low tech ones. D है is when one business copies the technology that has been developed by another. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जो टेक्नोलॉजी हाई टेक टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है और रिप्लेस करती है लो टेक टेक्नोलॉजी को। उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज विल अकर व्हेन हाई टेक सॉल्यूशंस रिप्लेस लो टेक वंस। ठीक है, चलिए, वैसे इतने हार्ड क्वेश्चंस आपके बिजनेस इन्वायरमेंट से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि ये है दिया है तो हम आपको बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड द जियोग्राफिक एंड द राइज इन द नो फैमिली हाउस होल्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी हमारे देश में हमारे परिवार में वर्किंग वुमेन्स का इंक्रीज हो रहा है और फैमिली हाउस होल्ड्स में राइज हो रहा है। ये किस इन्वायरमेंट में कवर होगा? ऑप्शन ए द जियोग्राफिक शिफ्ट इन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है द चेंजिंग फैमिली, ऑप्शन सी है द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है अ बेटर एजुकेटेड एंड मोर वाइट कॉलर पॉपुलेशन। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, दैट इज द चेंजिंग फैमिली। फैमिली चेंज हो रही है तो इसकी वजह से हमारे परिवार में वर्किंग वुमेन का इंक्रीमेंट हो रहा है और राइज हो रहा है फैमिली हाउस होल्ड्स का। तो ये हो जाएगा द चेंजिंग फैमिली। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं, कोई बात नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अगला WTO हेल्प्ड इन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी संगठन है जो हमारे देश में, पूरे हमारे विश्व में, देश में नहीं कह सकते, पूरे विश्व में व्यापार को प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इंपोर्ट को प्रमोट करती है। तो ये होता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प इन, इसमें ऑप्शन दिया है प्राइवेटाइजेशन, रिड्यूसिंग द बैरियर्स टू ट्रेड, सी प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर कंपनीज डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? WTO किस चीज़ में मदद करता है? प्राइवेटाइजेशन में मदद करता है कि बैरियर्स टू ट्रेड को ख़त्म करता है। तो WTO हेल्प करता है रिडक्शन इन द बैरियर्स टू ट्रेड। तो इसका हो जाएगा बी, दैट इज रिडक्शन इन द बैरियर्स टू ट्रेड। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लिबरलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। लिबरलाइजेशन में क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है रिडक्शन इन टैक्सेस, ऑप्शन बी है सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द स्टेट, ऑप्शन डी है एबोलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। इसमें क्या नहीं आता है लिबरलाइजेशन में? टैक्सेस का रिडक्शन, सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट्स, रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन द स्टेट, या फिर एबोलिशिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज। तो इसमें हो जाएगा रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस इज नॉट कवर्ड अंडर लिबरलाइजेशन। रिडक्शन इन टैक्सेस लिबरलाइजेशन में कवर नहीं होता है। बाकी एक्सपोर्ट को सिंप्लीफाई करना, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को ख़त्म करना, रिड्यूस करना, और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को भी रिड्यूस करना, ये सब कुछ लिबरलाइजेशन में आता है, लेकिन रिडक्शन इन टैक्सेस इज नॉट कवर्ड अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45। द फर्स्ट मूवर एडवांटेज रेफर्स टू। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसर्टिनिटी, ऑप्शन सी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस राइवल्स, एंड ऑप्शन डी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसर्टिनिटी इन बिजनेस। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को हम पहली बार में ही टैप कर ले रहे हैं। तो उसका हो जाएगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रेफर्स टू अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, व्यवसाय के अवसरों को पहले ही पहचान लेना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 46। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज मल्टी फेसेट एज। बिजनेस इन्वायरमेंट को मल्टी फेस कहा जाता है, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। क्यों?
इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम बट अ थ्रेट फॉर अदर्स, इट हैज़ मल्टीपल वर्क टू डू, या फिर देयर आर मेनी डिफरेंट बिजनेसेस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को मल्टी फेसेटेड कहा जाता है एज इट हैज़ मल्टीपल वर्क्स टू डू। तो उसका हो जाएगा बी, दैट इज एज इट हैज़ मल्टीपल वर्क टू डू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का डिस्कस करते हैं। द एक्सरसाइजिंग ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एट अ हायर लेवल इज ऑफन रेफर्ड टू एज, यानी आप पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं हायर लेवल पे, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी ग्लोबलाइजेशन। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हायर लेवल पे, और इसकी मदद से आप फ्रेम कर सकते हैं हमारे देश के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, विच मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, कोई ऐसी चीज़ जो समय और परिस्थिति के हिसाब से निरंतर बदलती रहती है। तो इसका मतलब क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है चेंज आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। ऑप्शन डी है गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तो डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तन आना, गतिशील होना। तो डायनेमिक मीन्स चेंजेस आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर मीन्स, डायनेमिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है, बदलती है, यानी चेंज होती है। तो ऑप्शन बी में क्या कहा गया है? चेंजेस आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर का है, इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, डेमोक्रेटिक प्लानिंग इज एडप्टेड इन। डेमोक्रेटिक प्लानिंग कब एडप्ट किया गया था, कैसे एडप्ट किया जाता है? सॉरी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, कि फैसिस्ट इकोनॉमी में? तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग एडप्ट किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग इज एडप्टेड इन मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ह्यूमन डेवलपमेंट एज इट्स मेन लोकस इन द, ऑप्शन ए 8th प्लान, 9th प्लान, 7th प्लान, या फिर 10th प्लान। अब आपको बता दें, हम 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे 1955 के बाद से। ठीक है। 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स। अब वो जो 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान्स बनाए जाते थे उसको हिंदी में हम कहते थे पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमारे देश में आने वाले 5 सालों में क्या क्या होने वाले हैं, कौन कौन से डेवलपमेंटल वर्क्स होने वाले हैं, उनका फोकस कहाँ रहने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते थे। हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करती थी। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट को किस 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे और हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने आप को बेहतर करते रहिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।